हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टडी। माय नेम इज़ वंशित शर्मा। और जैसा आप जानते ही हैं कि जो हमारी पेडागोगी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच पर फोकस करते हैं, जहाँ पर हम इंटर सब्जेक्ट एज वेल एज इंट्रा सब्जेक्ट इंटरकनेक्शंस एंड इंटीग्रेशंस पर रिलाई करते हैं और स्टूडेंट्स को ऐसा ही सिखाते हैं सो दैट दे बिकेम ए थिंकिंग क्रिएचर। तो डियर, जैसा आप जानते हैं कि आज 2026 यूपीएससी सीएससी मेंस का पेपर वन का एग्ज़ाम हुआ है। तो इन दिस सीक्वेंसिंग आई एम हेयर टू डिस्कस द ज्योग्राफी क्वेश्चंस। बाय द वे, माय नेम इज़ वंशित शर्मा एंड आई एम हेयर टू डिस्कस द ज्योग्राफी क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द जीएस पेपर वन। देखो, जैसे हमारी अप्रोच इंटीग्रेटिव अप्रोच है, हमारी पूरी टीम की अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसी सीक्वेंस में अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए हैं विच आर हाईली इंटरकनेक्टेड, जो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कनेक्टेड है विद इन द सब्जेक्ट एंड एज वेल एज देयर इज इंटर सब्जेक्ट कनेक्शंस। अगर कोई स्टूडेंट केवल ज्योग्राफी पढ़ के जाता है और सोचता है कि वो अटेम्प्ट कर देगा क्वेश्चंस को ज्योग्राफी के, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द यूपीएससी स्पेसिफिकली। हाँ, किसी और एग्जाम्स में हो सकते हैं बट यूपीएससी में ऐसा नहीं होगा डियर। देखो, बहुत क्लियर कट अप्रोच है कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉट ए सिंगल क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दिस ईयर मेंस एज वेल एज इन द लास्ट ईयर मेंस विच आर एक्सक्लूसिवली आस्क्ड फ्रॉम द वन सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन के अंदर दे आर आस्किंग अबाउट द मल्टीपल डोमेन्स, मल्टीपल डायमेंशंस विच आर डेफिनेटली रेंजिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू द अदर सब्जेक्ट। जैसे हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे यहाँ पर, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे ही हैं और ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जहाँ पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज को यूज करके ही एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपके जैसे क्वेश्चंस अभी सामने आ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर यू कैन सी देयर आर the issues which require the ecology, economics, international relations, society, their understanding, their knowledge is also required to write a very good answer. Okay, so now let's see the questions. Although it is true some questions which are from the physical geography are directly related with the topic, so they could be exclusively from the geography part, but maximum questions are questions of holistic nature. So देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। जीएस पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 4 है दिस ईयर का 2026 मेंस का। लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूजीवारा इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द मूवमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। 150 वर्ड्स में पूछा गया है, 10 मार्क्स का, यू नो। So first of all, look at the key words which are asked in the question. The one thing is the Fujiwara effect. In fact, this question is entirely revolving around the Fujiwara effect. तो Fujiwara effect को डायरेक्टली पूछा गया है। दूसरी बात, इसके इम्पैक्ट को पूछा गया है on two things. One is the moment, second is the intensity of tropical cyclones. Understood? So this question is basically revolving around our Fujiwara effect and the tropical cyclone. What it has to do with the tropical cyclone and how it affect the intensity and movement of the tropical cyclone. So dear, देखो, इस क्वेश्चन के अंदर how to approach this question. In the beginning itself, means in the introduction itself, you should write what is this फ्यूजीवारा इफेक्ट। डायरेक्टली आपको फ्यूजीवारा इफेक्ट के बारे में लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? देखो, आजकल स्पेस लिमिटेड होता है, सो यू कैन नॉट मूव हियर एंड देयर एंड मूव इन द पेरिफेरी ऑफ द क्वेश्चन। डायरेक्टली कम टू द कोर और द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और द सेंट्रल थीम विच इज आस्क्ड इनटू द क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन ही फ्यूजीवारा इफेक्ट और ट्रॉपिकल साइक्लोन पे है, तो डायरेक्टली राइट फ्यूजीवारा इफेक्ट। देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ाते भी हैं। व्हाट इज दिस फ्यूजीवारा इफेक्ट? जब दो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आसपास डेवलप हो जाएं एंड दे स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फ्यूजीवारा इफेक्ट। सो इन द इंट्रोडक्शन यू शुड राइट दिस थिंग इटसेल्फ। फ्यूजीवारा इफेक्ट डज मीन द टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स develop close to each other and starts revolving around each other by making a one common hypothetical center. जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, दो स्टार्स है, लाइक बाइनरी स्टार्स हैं। से दिस इज वन स्टार, दिस इज सेकंड बाइनरी स्टार। So these stars, due to their gravity, pulls each other, and due to that they starts revolving around each other. तो एक सेंट्रल, एक हाइपोथेटिकल सेंट्रल बना करके they starts moving this way. This is called as Fujiwara effect. या बहुत कॉमनली समझे कि आपने कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स देखे होंगे,
पंजाब के अंदर या कुछ और पार्ट में, या छोटे बच्चे भी ऐसा गेम करते हैं, दो लोग एक दूसरे को ऐसे होल्ड कर ले लाइक दिस वे एंड स्टार्ट्स रिवॉल्विंग दिस वे. This effect, if it develops in the meteorology, especially in the oceans where tropical cyclones has developed, we called it as a Fujiwara effect. So आपको इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली यही पार्ट लिखना है. After introduction, what is required? You should make a diagram or a map representation and show it. Like let's see, this is the equator line. Here lies our South America. You know, there is our North America, right? So in this North America, this is our North Atlantic Ocean. You know, here you can show this Fujiwara effect. It is common there in the South China Sea, nearby the Philippines and the Japan, but you can show it anywhere. Like एक tropical cyclone हम यहाँ suppose करो, यहाँ पर बना देते हैं. You know, tropical cyclones always develop away from equator, तो equator से दूर बनाना पड़ेगा in this North Atlantic Ocean. So in the northern hemisphere, how tropical cyclone rotates? Anti-clockwise. So show its anti-clockwise rotation, like this way it is rotating. Second, suppose develop it here. दूसरा cyclone यहीं पे बना देते हैं. You know, tropical cyclones can develop when there are set of conditions which are available. मान लो यहाँ पर already existing low pressure था, very high temperature था, temperature of sea is like more than 27-28 degrees Celsius, high humidity, calm conditions. Then in that context, the tropical cyclones can develop at multiple places simultaneously also. तो दूसरा साइक्लोन यहाँ डेवलप हो गया. इट इज ऑल्सो रोटेटिंग से एंटी क्लॉकवाइज. नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, साउथ में क्लॉकवाइज, यू नो दैट. तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. तो बाय दिस रोटेशन इफ दे कम क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास आ जाए, तो इतना पास लाइक 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, इतना पास आ जाए, तो अब क्या होगा? देयर रोटेशन, रोटेटरी विंड्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देगी. सो ड्यू टू दिस इन्फ्लुएंस दे गेट ए वन इंटीग्रेटेड सिस्टम. दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे एंड स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर. जैसे लेट्स मेक द विंड्स, इसकी ऐसे विंड्स रोटेट कर रही हैं, लाइक से दीज आर द विंड्स ऑफ दिस साइक्लोन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में है. एंड लेट्स टेक सम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन या डिफरेंट कलर. ये दूसरा साइक्लोन है, उसकी विंड्स ऐसे रोटेट कर रही है, बहुत पास पास आ गए. दिस विंड्स कम इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गई. सपोज दिस रेडिश वन, ये रेड वाला जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज स्ट्रॉन्गर. ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, तो ये वीकर को ऐसे घुमा देगा. सो व्हाट वुड हैपन? दिस वन स्टार्ट्स गोइंग दिस वे, ये इधर चलने लग जाएगा, लाइक इट स्टार्ट्स गोइंग दिस वे. सो दिस वे दे स्टार्ट्स रोटेटिंग दिस वे और रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग, ऐसे स्पाइरल करने लग जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजीवारा इफेक्ट. तो आपको डायग्राम में ऐसा शो करना है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप कैसे देख रहे हैं? अगर फ्यूजीवारा इफेक्ट होगा तो ये दोनों साइक्लोन कैसे घूमेंगे? काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी विंड्स उसको ऐसे ही काउंटर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर देंगे. दैट्स व्हाई दे कम इनटू दिस काउंटर क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन. और अगर साउथ हेमिस्फीयर में बनेंगे तो अपोजिट होगा. यू नो, इन द सदर्न हेमिस्फीयर वैसे तो साउथ अटलांटिक में बनते नहीं है, बट समवेयर एल्स, लाइक आपको ऑस्ट्रेलिया में बन रहे हैं, नियर बाई ऑस्ट्रेलिया बन रहे हैं, या साउथ इंडियन ओशन में बन रहे हैं, तो जब वो खुद तो रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, बट ड्यू टू द फ्यूजीवारा इफेक्ट दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड ईच अदर इन ए क्लॉकवाइज मैनर. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजीवारा इफेक्ट. तो इंट्रोडक्शन में फ्यूजीवारा लिखना है, छोटा सा डायग्राम बना करके यू हैव टू शो इट. अंडरस्टूड? नाउ come to the next part of the question. What is that? Explain it impact on the movement and the intensity of the tropical cyclone. So dear, first you should know the movement of the tropical cyclone. कैसे वो मूव करते हैं डायरेक्टली. एक बिल्कुल सिंपल स्कूल डेज बच्चों की तरह, या बिल्कुल आप क्या बोल रहे हैं कि नोवाइस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तरह डायरेक्टली एक सिंपल हेडिंग बनाए, इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट. देखो स्पेस बड़ा लिमिटेड है, तो आपको डायरेक्टली छोटी छोटी बातें डायरेक्टली आंसर के कोर पर आना है. सिंपल हेडिंग बनाओ, डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ फ्यूजीवारा इफेक्ट ऑन द मूवमेंट, और एक दो बातें लिखो. इसी तरह अगली हेडिंग बनाओ, इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूजीवारा इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी, फिर एक दो बातें लिखो. तो पहले मूवमेंट जब हम लिख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट, सी दिस थिंग, इम्पैक्ट ऑन मूवमेंट, मूवमेंट पर इम्पैक्ट शो करें. So for that, first you have to show the track of the tropical cyclone. Let's say that is your globe, that is equator line. Here lies your Africa continent, and here lies India, and you know that is the Southeast Asia, and these are the islands of Indonesia, Philippines, Australia is there. Here is your Japanese island,
सपोज अवर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हेयर, यहाँ डेवलप होता है, लेट्स से दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, सी इट इटसेल्फ इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, बट इसका ट्रैक कैसे होता है, ट्रैक होता है क्लॉकवाइज, ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेड विंड इसको ऐसे पुश करेंगी पीछे से, तो ट्रेड विंड इसको ऐसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पुश करेंगी, सो ड्यू टू कॉर्लियस इफेक्ट ये इधर की तरफ चलेगा, सो दैट इज द ट्रैक, ऐसे दिस इज द ट्रैक। सिमिलरली अगर इंडिया में बे ऑफ बंगाल में बनेगा, सो दैट इज द ट्रैक, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा ऐसे हिट करता हुआ चलेगा। दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर इसके पास ही बन गया है, तो दे आर नाउ रिवॉल्विंग, इसके आसपास घूम रहे हैं, लाइक दिस वे, फ्यूजिवारा इफेक्ट। सो ड्यू टू दैट व्हाट कुड हैपन, देयर आर द पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लेट्स से दिस C1 इज द स्ट्रॉन्ग, C2 इज द वीक, C1 इज द स्ट्रॉन्ग, so it deflect, it pulls the C1 towards its side, right? C1 को अपनी तरफ खींच लेगा, right? और C1 थोड़ा तेजी से भी चल रहा है, you should know it। देखो दो बच्चे अपर एक दूसरे को ऐसे पकड़ करके रिवॉल्व कर रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, मास उसका ज्यादा है, एक छोटा बच्चा है, तो क्या होता है ऐसे में, बड़े वाला छोटे वाले को तेजी से अपने चारों तरफ घुमा देता है, सेम थिंग विल हैपन हियर एज वेल। तो जो स्ट्रॉन्गर साइक्लोन है दैट इज रिवॉल्विंग स्लोली बट शॉर्टर इज फास्टर, और आपको तो पता है कोरिलेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, तो जो तेजी से घूम रहा है उस पर कोरिलेस फोर्स भी ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो जो छोटे वाला है, लेट्स से C2 इज द स्मॉलर वन, इसका ट्रैक बहुत ज्यादा बदलेगा, तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट, राइट? स्ट्रॉन्गर विल चेंज द पाथ ऑफ द शॉर्टर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सी व्हाट कुड हैपन, स्ट्रॉन्गर कैन एनगल्फ द स्मॉलर या वीकर, C1 बड़ा है तो C2 को अपने अंदर ही मिला ले, देयर कुड बी द मर्जिंग ऑफ टू, ये दूसरा इंपैक्ट है। तीसरा, इफ बोथ आर ऑफ द इक्वल इंटेंसिटी, दोनों बराबर से ही हैं, सो बाय दिस रिवॉल्विंग इट इज पॉसिबिलिटी दैट बोथ पुश अवे ईच अदर, ये थर्ड बात है, एक दूसरे को पुश भी कर सकते हैं। फोर्थ थिंग यू शुड राइट स्पेसिफिकली दैट इट इज ए अनप्रिडिक्टेबल मोशन और मूवमेंट एक्चुअली। So what exactly will be the direction of C1 and C2? If you cannot predict it, it depends upon lot of permutations and combinations, right? So these 4 points you have to write in the impact of movement. Understand? Second thing, फिर से ऐसे ही heading बनानी हमको होगी, last part of the answer, impact on intensity, right? Intensity पर impact. So just like same way, you should make some points. Number 1, क्या हो सकता है, बोथ बिकेम स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए, वन स्ट्रॉन्ग अदर बिकेम वीक और फाइनली मर्ज इनटू द स्ट्रॉन्गर वन। थर्ड वन, बोथ बिकेम वीक, दोनों वीक पड़ जाए, राइट? या आप एक और इफेक्ट बता सकते हैं कि बोथ कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहे, फाइनली लेटेंट हीट गेट फ्यूज्ड आउट और गेट कट ऑफ, ये थोड़ा घूमते घूमते एक दूसरे से, मतलब हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ, टेम्परेट की तरफ मूव कर जाए, सो बोथ कैन डाई भी कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन द इंटेंसिटी। डियर, ऐसे फिनोमिनाज हमने पास्ट में बहुत देखे, 2021, 23 hurricanes in the North Atlantic Ocean, right? Our typhoons in the South China Sea and nearby area, Northwest Pacific Ocean, they comes in this coupling and starts revolving around each other, they show the Fujiwara effect. ये बहुत होता रहता है, कॉमन, इतना कॉमन नहीं लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉट सो कॉमन बट इट इज नॉट मच रेयर फिनोमेना, इट हैपेंस ऑफनली इनसाइड अवर ओशंस। सो दैट इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसी को सिस्टमेटिकली यू हैव टू राइट, इजंट इट? तो ये तो पूरा देखो आप देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का ही है, डायरेक्टली फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पार्ट, सो नो नीड टू पुट द knowledge or understanding of the other subjects or topics, but other questions की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is asked? Tundra regions are ecologically fragile, look at the statement, but economically important। तो टुंड्रा रीजन फ्रेजाइल तो है बट इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फिनिशिंग स्टेटमेंट है। क्या कहता है? एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज क्रिटिकली, यू हैव टू एग्जामिन इट क्रिटिकली। तो क्रिटिकल अगर आपको डायरेक्टिव्स दी जा रही है तो वो कैसे लिखे जाते हैं, यू शुड नो इट ना। यू हैव टू राइट प्रोज कॉन्स बट यू शुड conclude it positively, and your answer checker should be looking for such type of words like although, but, means you should write a one aspect like a negative aspect of it, but end it with a word like although this has some negative points, but although, right?
there are certain positive angles of it and conclude it positively. This way the critical examination things are concluded or written. तो अब क्वेश्चंस पर आते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या कहता है, टुंड्रा रीजन आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल। सो व्हाट इज द गुड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट इटसेल्फ यू शुड डायरेक्टली राइट व्हाट इज टुंड्रा रीजन। तो टुंड्रा रीजन लिखो क्या है। तो टुंड्रा रीजन इज ए very cold part of the earth which is having a permafrost, means permanently frozen surface, right? That is tundra region. So there are two areas where we can expect the coldness. One is at the polar regions, means Arctic and the Antarctic region, and second is at the mountain top. You should specifically write in the introduction part, tundra regions are divided into two groups. One is latitudinal tundra, second is altitudinal tundra. एक आपका डियर लैटिट्यूडनल हो जाएगा टुंड्रा एंड सेकंड इज एल्टीट्यूडनल, मींस एल्टीट्यूड के ऊपर। तो दिस एल्टीट्यूडनल टुंड्रा लाइज ओवर द माउंटेन के ऊपर, बिकॉज यू नो विद हाइट इन द ट्रोपोस्फियर देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर बाय नॉर्मल लैप्स रेट। तो आप यहाँ फिगर के अंदर शो कर सकते हैं, दिस अपर पार्ट इज लाइक द टुंड्रा, और वैसे तो टॉप मोस्ट पार्ट इज द आइस कैप, जस्ट शो इट बिलो दैट आइस कैप। और लैटिट्यूडनल के अंदर वी हैव आर्कटिक टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा। तो एक आर्कटिक है, एक अंटार्कटिक टुंड्रा है। सो मेक ए स्मॉल डायग्राम ऑफ ए मैप, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वर्ल्ड मैप शो करो यहाँ पर। तो जो आपके पूरे पार्ट्स हैं यू हैव टू शो दैट, राइट? तो वर्ल्ड के अंदर आपको वो पूरा पार्ट शो करना है। लाइक दिस इज योर इक्वेटर, से देयर लाइज द अफ्रीका, दैट इज द यूरोपियन पार्ट, राइट? Here lies your South America, this is North America, this way this is Greenland, so you have to show it, right? This is Antarctica, so this part you should show, this Canada part, somewhat Alaska part, this Greenland coastal part, your Scandinavian countries, and this Siberian part, so that is Arctic tundra. Similarly the coastline of Antarctica is the Antarctic tundra. तो मैप बनाओ डायरेक्टली इंट्रोडक्शन के बाद एंड शो इट। देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्रेजिलिटी ऑफ द टुंड्रा रीजन। सो एक सिंपल हेडिंग बनाओ, दिस वन, एक सिंपल बनाओ, फ्रेजाइल टुंड्रा रीजन या फ्रेजिलिटी ऑफ टुंड्रा रीजन। डायरेक्टली लिखो फ्रेजिलिटी ऑफ टुंड्रा रीजन, हाउ फ्रेजाइल इट इज। So simply in the points you can write it, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट इट सजेस्टेबल शुड गो थ्रू द पॉइंट वाइज, राइट? तो डायरेक्टली पॉइंट वाइज लिखो। देखो सबसे पहले क्या फ्रेजिलिटी, इट इज हाईली फ्रेजाइल टू द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर इज मेन थिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो व्हाट वुड हैपन, इट इज लीड टू द मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस की मेल्टिंग होगी, और जैसे ही आइस की मेल्टिंग होगी देयर आर यू नो रिपरकशंस ऑफ इट, बहुत सी इसकी बातें होंगी। जैसे ही आइस मेल्ट होगी तो व्हाट वुड हैपन, द वाटर विल कम आउट। तो वाटर जैसे ही निकलेगा ओवर द परमाफ्रोस्ट रीजन, इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग होने लगेगी, और जैसे ही वाटर लॉगिंग होगी, दिस इज सरफेस कवर्ड विद आइस, समवेयर यू विल सी द वाटर। So what would happen, this water and ice make a one, you can say a barrier between this air and this soil, so they don't allow the gases, important gases like nitrogen gases to penetrate below, so we cannot expect nitrogenous compound. देखो बहुत सी चीजें आपको ढूंढने से मिल जाएंगी इधर उधर, बातें तो एक्सप्लेन कर ही जाती हैं, और आप आजकल तो एआई का जमाना है, एआई या यूट्यूब या फिर आप गूगल से देखोगे तो बहुत चीजें मिल जाती है, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच मेक डिफरेंस इन योर आंसर्स। ये छोटी छोटी बातें आपके आंसर को दूसरों से अलग करती है, और इन्हीं बातों से आप 1-2 मार्क्स फैच कर सकते हैं। तो जैसे ही आइस मेल्ट होगी, इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग, एयर कनेक्शन विद द सोइल गेट कट ऑफ। जैसे ही कट ऑफ होगा तो क्या होगा, सम नाइट्रोजीनस कंपाउंड विल नॉट फॉर्म इन द सोइल। सोइल में नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, बिकॉज यू नो देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स इनटू अमोनिया, देन फर्दर बैक्टीरियाज कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। तो जब नाइट्रोजन नहीं होंगे तो सोइल फर्टिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ऑल्दो परमाफ्रोस्ट है, बट वी कैन एक्सपेक्ट सम वेजिटेशन। तो वन मेन थिंग, isn't it? Second thing, see what would happen when ice will melt. Lot of biomass is accumulated below the ice. That biomass is now exposed to the environment or to the surrounding. It leads to the release of the greenhouse gases.
isn't it? तो ग्रीन हाउस गैसेस निकलने लगेंगी और बेसिकली यू कैन से अवर परमाफ्रॉस्ट रीजन एक्ट लाइक ए गुड कार्बन सिंक, एक बहुत अच्छे कार्बन सिंक की तरह काम करता है। कार्बन सिंक मीन्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस, isn't it? तो कार्बन सिंक की तरह काम कर सकता है। यहाँ आपके लिए एक डाउट हो सकता है कि सर यहाँ तो परमाफ्रॉस्ट है, बड़े बड़े ट्रीज ही नहीं है, हाउ इट इज एक्टिंग लाइक ए कार्बन सिंक? यू शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट इज वेरी गुड डिसोल्युबल इनटू द कोल्ड वाटर, और ये तो आइस ही है। तो कोल्ड वाटर जहां जहां है ड्यू टू दिस आइस इंपैक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज इजिली एब्जॉर्ब्ड इनटू दैट। Second thing, although there are certain plants here, छोटे छोटे plants हैं, not much bigger plants, but छोटे छोटे हैं, जैसे like some few grasses, sedges, similarly lichens, mosses, these are very common. जब ये डाई करते हैं so they get buried inside the ice, so they get preserved over there. तो एक बड़े आपके लिए थोड़ा स्ट्रेंज बात लग सकती है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर प्लांट्स नहीं है, बट स्टिल दैट बायोमास बिलो द आइस इज प्रिजर्व्ड, क्योंकि कूल्ड क्लाइमेट में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लो, सो इट इज एंटायरली एक्सपोज्ड एंड देन फर्दर लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग लाइक थिंग। मींस पूरा क्लाइमेटिक डीरेगुलेशन हो सकता है ड्यू टू द दिस टुंड्रा रीजन, isn't it? There are other fragile things like third thing you can write over here, क्योंकि plants बहुत कम है, plants are in a form of lichens, mosses, small grasses, इन्हीं की फॉर्म में है। तो इनको खाने वाले जैसे रेंडियर, कैरीबाउ, these are there. So the food cycle is very simple. जो आपकी फूड साइकिल है या फूड वेब है, that is very simple. In fact, it is not a exaggeration to say that the food cycle and the food web is the simplest in the tundra biome. बहुत सिंपल है। जैसे इनको खाने वाले कैरीबाउ या रेंडियर, जैसे ए ने बी को कंज्यूम किया, बी ने सी को किया, राइट? सो फूड वेब इज नॉट कॉम्प्लेक्स लाइक इन आवर एरिया, इन ट्रॉपिकल जोन्स और अदर एरियाज। जैसे ए को खाने वाले देयर कुड बी मल्टीपल्स, बी को खाने वाले मल्टीपल्स, कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनेगी। तो मान लो अगर एक स्पीसीज खत्म हो जाए, लाइक बी सपोज डाइज, स्टिल देयर इज डी कंज्यूम कर रहा है ए को, एंड डी इज कंज्यूम्ड बाय सी, सो स्टिल द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग ऑन, isn't it? Because biodiversity is high here, but tundra region में biodiversity poor है। Let's remove it, इस portion को remove कर दें, let's make a simple cycle. So what would happen if B die? तो क्या होगा? C cannot eat A because C is like a carnivores, isn't it? तो C तो meat eating है, तो उसको तो फ्लैश ही चाहिए, वो तो ग्रास खाएगा नहीं। A सपोज लाइक ए ग्रास, A ग्रास है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा डियर? B के मरते ही C भी मर जाएगा। Means entire ecosystem will be damaged if there is a loss of a single species. This is the fragility of it. कम बायोडाइवर्सिटी का ये भी प्रॉब्लम होता है। Let me give you one good example. कोरोना आया थोड़े समय पहले, we get survived. Many people die, unfortunately, but we get survived. How? Because of our diversity. There is an immune system inside our body. सपोज करो सभी ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम एक जैसा होता तो क्या होता? एक वायरस आएगा, सबको खत्म कर जाएगा। ह्यूमन रेस और ह्यूमन द स्पीसीज गेट फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ इन वन गो। बट ये डाइवर्सिटी ही है जो प्रोटेक्ट करती है। तो कम डाइवर्सिटी का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि एक भी कोई थ्रेटनिंग इवेंट आ जाए या स्ट्रेस आ जाए तो वही डैमेज कर सकता है पूरे इकोलॉजी या इकोसिस्टम को। वो टुंड्रा में होना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर स्पीसीज ही बहुत कम है। अंडरस्टूड? मोरओवर सी और भी कुछ बातें लिख सकते हैं, लाइक इफ यू सी द एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स, दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन सी फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। और जैसे ही ये टुंड्रा रीजन का इकोसिस्टम डैमेज होने लगेगा, दैट सी फूड विल बी वेरी first to be impacted because water is cold. So there are special type of the sea grasses, aquatic plants which are available into the cold water. जैसे ही वो डाई होने लगेंगे, so aquatic species will die, like fishes will die, like others which are the good swimmers, they will die, polar bear, right? Similarly penguins, our seals, they are at a stake. तो थोड़ा भी climatic change इसको बहुत जल्दी affect करेगा. It is highly fragile region. But second part of statement क्या कहता है? It is economically important as well. Yes dear, it is highly economically important.
तो ऐसे ही हेडिंग बनानी होगी अगले पार्ट के अंदर, इकोनॉमिक रेलेवेंसी ऑफ टुंड्रा रीजन, राइट। तो इकोनॉमिक रेलेवेंसी की ऐसे हेडिंग बनानी पड़ेगी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टुंड्रा, टुंड्रा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, राइट, वेरी सिंपली इन द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखो। देखो मेंस में कोई जरूरत नहीं होती कि आप अपना वहां विद्वानता शो करें, नहीं, इतना स्पेस ही नहीं है वहां पर। आप सिंपल लैंग्वेज में कितनी आसानी से आंसर चेकर को अपनी बात बता सकते हैं। योर जॉब इज टू सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ द आंसर चेकर। अगर उसको आपके आंसर में मेन बातें ढूंढनी पड़ गई तो व्हाई ही विल और शी विल गिव यू द मार्क्स, नो। आपको बहुत सिंपली अपनी बातें रखनी, जैसे पॉइंट वाइज लिखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टुंड्रा रीजन। देखो एक तो एज इट इज ए कोल्ड रीजन सो इट एक्ट एज ए गुड कार्बन सिंक, तो हम कह सकते हैं एक तो क्लाइमेट रेगुलेटर है, तो इस क्लाइमेट रेगुलेटर की वजह से देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा दैट विल अफेक्ट द लाइवलीहुड। तो यहां से हम एक लोकल लाइवलीहुड वो बात उठा सकते हैं। दूसरी बात देखो, यहां पर वी कैन नॉट अंडरमाइन द ऑयल एंड नेचुरल गैस दैट इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट, isn't it? जैसे साइबेरिया की कोला पेनिनसुला एंड द इंटायर northern shelf of the Russian region is highly rich into the oil and the natural gas. That's why Russia is a good producer of the natural gas. अभी तक तो रशिया हमका import export भी कर रहा है natural gas, right? So this is one of the relevancy. Arctic जो आपका ocean है that is the shallow west ocean, broad continental shelf. In fact, broadest continental shelf of the world lies here. और ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से ही यू नो द मरीन लाइफ इज देयर दैट डाइज पेरिश एंड कन्वर्ट इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो जितनी बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी इनका प्रेजेंस ज्यादा हो सकता है, ब्रॉडेस्ट है वर्ल्ड की, तो दैट इज ए गुड रिजर्वायर ऑफ देम। सिमिलरली देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल मिनरल्स विच आर फाइंड इनटू दीज पार्ट्स। जैसे आप रशिया का ऊपर मैप देखेंगे, सो देयर आर मेनी एरियाज विच आर गुड रिजर्व ऑफ कॉपर, आयरन और। ऐसे ही आप कनाडा का मैप देखेंगे तो सिटी के नाम ही है वहां पर, यूरेनियम सिटी, कॉपर माइन, दे आर वेरी रिच इन प्रोडक्शन ऑफ दीज मिनरल्स। गोल्ड, अलास्का इज वेरी फेमस फॉर गोल्ड रश, राइट, तो वो भी एक रीजन है कि ये क्रिटिकली रिच है। और कुछ इसको आप कनेक्ट करके देखिए, अभी रिसेंट हैपनिंग से, इंटरनेशनल रिलेशन से, वहां पर इसका एक अच्छा कनेक्शन है। इकोलॉजी से तो दिख ही रहा है, बट इंटरनेशनल रिलेशन से देखो, रिसेंटली व्हाट हैपन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज वेरी एगर टू कैप्चर द ग्रीनलैंड, यू नो, जो अभी डेनमार्क का पार्ट है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए ऑलमोस्ट गिव ए थ्रेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क कि ये हमें दे दो, गिफ्ट दे दो, और अदरवाइज विल कैप्चर इट। व्हाई? बिकॉज ग्रीनलैंड इज एरिया विच इज वेरी रिच इन मिनरल्स, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं विच आर क्रिटिकल मिनरल्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दीज डेज, हाई एंड टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। तो ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व भी यहाँ पर है, isn't it? Similarly, this area is rich in the fishes. Some fishing banks like Dogar, very good example is Dogar fishing bank. So Dogar जो fishing bank है in our North Sea, Baltic Sea and that part is highly important for the production of the fishes. So fishes के लिए भी economic relevancy है, so definitely it is economically rich region. अब आता है last conclusion. So you have to conclude positively. Although this region is ecologically fragile, slight change in the ecology of this region will definitely affect the entire ecosystem of the world or biosphere of the world. But if our but word is relevant, but if our technology is good, international cooperations are there, right, healthy policies are framed, Arctic Council is consulted, then we can utilize the economic resources of this region in a good manner, in a sustainable manner. That should be the conclusion. Understood here? So that is this question. Okay, now move to the next. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6. Discuss the role of aeolian processes in desertification and land degradation. Again, direct question of the physical geography, right? But फिर भी you can connect it with the ecology. Ecology से देख सकते हैं interconnections definitely है. देखो यहाँ पर कीवर्ड एक तो है aeolian process, दूसरा देख रहे हैं desertification and land degradation. तो लैंड डिग्रेडेशन का तो मतलब होता है, नाम से दिख रहा है डिग्रेडेड, ग्रेड को कम कर देना, मतलब ए ग्रेड से बी ग्रेड पर शिफ्ट हो जाओ आप, ऐसा ना. सो डिक्रीजिंग नेचुरल क्वालिटी ऑफ द लैंड इज द लैंड डिग्रेडेशन.
एंड व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? इंक्रीजिंग डेजर्ट लाइक कंडीशंस इन नॉन डेजर्ट एरिया। नॉन डेजर्ट एरिया में डेजर्ट लाइक कंडीशन इंक्रीज हो तो डेजर्टिफिकेशन है। अब क्वेश्चन पूछता है कि एओलियन प्रोसेस का क्या रोल है in this desertification and land degradation. So dear, in the introduction part itself of the question, you should directly write what is aeolian process. तो aeolian process ही लिखना है। This aeolian word itself does mean the wind, right? तो aeolian process का मतलब ही है कि it is a process of gradation, right? Which is conducted by the agent of gradation, that is wind, in an area which is none other than desert. तो desert में जो wind का action है, that action of the wind in the desert, the wind action of gradation in the desert is called as aeolian process, right? तो ये पूरा का पूरा आपका denudation है। denudation means breaking से लेकर transportation से लेकर deposition तक, that is our aeolian process। तो wind क्या करती है? इस action of gradation के अंदर there are इरोजनल प्रोसेसेस, तो विंड इरोजन भी करती है। सिमिलरली देयर आर डिपोजिशनल प्रोसेसेस, विंड डिपोजिशनल प्रोसेसेस भी करती है, राइट? विंड अब इरोजन कैसे करती है? एक तरीके हैं सिंपल प्रोसेस ऑफ इरोजन लाइक डिफ्लेशन। तो सैंड को ब्लो करके सिंपल ले जाना डिफ्लेशन। और भी प्रोसेस है लाइक एब्रेशन, दिस इज ए प्रोसेस। जैसे विंड चल रही है, विंड के साथ छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स चल रहे हैं, दे गोज एंड हिट सम रॉक एंड ब्रेक इट, सो इट इज जस्ट लाइक ए सैंड ब्लास्टिंग, ऐसे भी होता है, isn't it? So there are processes ऐसे attrition to particles, जैसे सैंड पार्टिकल्स या स्मॉल रॉक पार्टिकल्स मूविंग इन विंड कोलाइड विद ईच अदर स्टार्ट्स ब्रेकिंग। तो ऐसे विंड क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। अब डिपोजिशन से पहले ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, so there are ways by which wind transport, विंड ट्रांसपोर्ट करती है, उसके भी प्रोसेस है। सैंड बनाई रॉक्स को तोड़ के, और उन सैंड को या छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्टेशन भी करती है, राइट? जैसे वाटर तो क्या करता है? कई तरह से ट्रांसपोर्ट करता है, सॉल्यूशन अपने अंदर मिला करके चलाता है, बट विंड अपने अंदर तो नहीं मिला सकती ना, अपने अंदर क्या कर सकती है? हेल्ड कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। वाटर में भी होता है सस्पेंशन, एयर में भी होता है। अपने अंदर लटका लेना छोटे छोटे, जैसे आपकी आंधी चल रही है या फिर लेट्स से डस्ट स्टॉर्म इज देयर, इन दैट सैंड व्हिच इज मूविंग इज जस्ट लाइक ए सस्पेंशन, सैंड पार्टिकल हैंग्ड इनटू द एयर। इसी तरह मान लो सरफेस पर चल रहे हैं, दैट इज ट्रैक्शन, ठीक है? जैसे ये सरफेस है, यहां कोई स्टोन रखा है, ज्योग्राफी में सरफेस ऐसे शो करते हैं, ये स्टोन इस सरफेस के साथ ही चल रहा है, इट इज नॉट लिविंग द सरफेस, दिस इज ट्रैक्शन, जैसे क्रीप करना। इसी तरह देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड एज आवर साल्टेशन। एक प्रोसेस होता है साल्टेशन। तो साल्टेशन का मतलब जंपिंग एक्शन, जैसे यहां से जंप करके आगे, आगे से जंप करके आगे, दिस इज लाइक ए साल्टेशन। तो बाय दिस वे द विंड कैरीज द सेडिमेंट्स, कैरीज द स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स एंड फाइनली डिपॉजिटेड देम समवेयर। तो ब्रेक करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिपॉजिट करना, यही पूरा प्रोसेस है डियर डेनुडेशन। दिस इज एओलियन प्रोसेस। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में डायरेक्टली यही लिखना है, definition, and then in the second part you should mention the aeolian process includes both erosional, transportation, depositional process, which in turn involves the transportation as well, right? Now what is their role in desertification and land degradation? And from the next paragraph onward you should simply make a statement, या आप एक heading डालो simple, role of aeolian process in desertification। yes, एक और तरीका हो सकता है, एक एक aeolian process उठाओ, जैसे आप एब्रेशन या डिफ्लेशन लो, इसका रोल इन डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन, राइट? या अदरवाइज यू कैन फर्स्ट मेंशन दिस एओलियन प्रोसेस देन कम टू रोल इन डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन में रोल कैसा है? बाय दिस ट्रांसपोर्टेशन। तो विंड के पार्टिकल्स, विंड जब सैंड के पार्टिकल्स को ले जाती है सस्पेंशन फॉर्म में, तो क्या करती है? सैंड को दूर स्प्रेड करती है, isn't it? Outside the desert. This is how desert landscape increases. और ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? लोएस्ट प्लेन। So you should cite some examples like Great Plain of China, जो नॉर्थ ईस्टर्न चाइना है, that is the largest lowest plain in the world. Similarly ईस्टर्न राजस्थान, ऐसे like this way you should mention it. Other examples आप इसको करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं। These days there are lot of dust storms, right? In Delhi
ड्यूरिंग मई जून टाइम पीरियड। इसके पीछे वैसे और भी रीजन है, अरावली कट डाउन हो गया है, तो जो आपका थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान है, लाइक यू नो दैट इज द मैप ऑफ द वेस्टर्न पार्ट, यहाँ से अरावली में ब्रेक्स डेवलप हो गए हैं, पहले तो नहीं थे इतने बट वी हैव कट डाउन देम। तो यहाँ से क्या होता है, जब सैंड ब्लो करती है सो दे मूव दिस साइड, ऐसे मूव करती है, सो दे ब्लो द सैंड विद देम एंड दिस इज हाउ द डेजर्टिफिकेशन इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा। You can mention some areas in the south side of Haryana, जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, मेवात, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट्स, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, नारनौल या मेंदरगढ़ एरिया ऑफ द हरियाणा, so they are largely impacted by this process। ऐसे एग्जांपल्स आपको साइट करने पड़ेंगे। दैट इज द रोल इन द डेजर्टिफिकेशन। ऐसी लैंड डिग्रेडेशन में भी रोल है, लैंड डिग्रेडेशन क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्रीज होना, तो डेजर्टिफिकेशन इज ए सब टाइप ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। Moreover, wind erosion also remove the fertile part of the soil, soil fertility reduce करते हैं, isn't it? So this way you have to approach this question. Okay, now come to the next. Water resources are both an asset and a source of conflict in South Asia। देखो हम बार बार इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, जो पेडागोगी है हमारी, देखो कितनी रिलेवेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, how you can solve this question without the knowledge of international relation, geography, drainage systems, current affairs? Definitely it is having the interconnections। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही लिखोगे तभी इसका अच्छा आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर रिसोर्सेज, देखो बातें पकड़ते हैं कीवर्ड्स। पहला तो है वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, और कहां के पूछे हैं, साउथ एशिया के। तो वाटर रिसोर्सेज कुड बी रिवर, कुड बी ग्राउंड वाटर, कुड बी लेक्स, कुड बी रेनफॉल, सब चीजें आएंगी वाटर रिसोर्सेज में। आर बोथ, देखो हिंट तो क्वेश्चन में दे दिया है, एसेट, एसेट भी है एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इन वाटर रिसोर्सेज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं अमंग द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया। यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद गिविंग एग्जांपल्स। अंडरस्टूड? तो डियर देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, इसका वैसे तो देयर आर वेज टू राइट इट, वाटर रिसोर्सेज लिख दो, हाउ दे आर एसेट, हाउ दे आर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और कुछ एक करंट की आसपास की कोई न्यूज उठा के लिख सकते हो, जैसे यू कैन जस्ट राइट आफ्टर दैट पुलवामा skirmish between India and Pakistan, this Indus water treaty was in the news. You can start with this Indus water treaty. Like in the recent past, Indus water treaty was highly in the news or in the current affairs because of the conflict between India and Pakistan, which again highlighted the importance of the water resources as well as the issues pertaining to them in the South Asia. This is how you can start this question. A very good introduction, because here you are reflecting that you have a knowledge of current affair as well, isn't it? अब दूसरे पार्ट के अंदर डायरेक्टली मेक द डायग्राम, बिल्कुल सीधा डायग्राम बनाओ, कुछ ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को शो करो, लाइक दिस इज द यू नो मैप ऑफ योर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, Nepal, Bhutan, and then here show the Arunachal Pradesh. This way you should show here the Bangladesh as well, like this way, right? कुछ ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को शो कर दो यहाँ पर, like there is the river Indus, you know, ये रिवर है इंडस। some other rivers like the Satluj river you can mention, but कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, like this one is the काली, ये रिवर है काली, और महाकाली जिसको इंडिया में शारदा भी कहा जाता है, घाघरा, गंडक, कोसी, स्पेसिफिकली शो द कोसी, शो गंगा, राइट? तो गंगा शो करें, शो द रिवर घाघरा, घाघरा की ट्रिब्यूटरी शारदा, ओके, देन गंडक, कोसी, लेट शो कोसी ओनली, कोसी शो करें, शो द ब्रह्मपुत्रा, इधर से ब्रह्मपुत्रा शो करें, राइट? सिमिलरली यू कैन शो तीस्ता जो नीचे जाएगी, बिकॉज इट इज ए रिवर विच इज ए डिस्प्यूटेड रिवर बिटवीन इंडिया बांग्लादेश। इधर से एक और इंपॉर्टेंट रिवर शो कर सकते हैं डियर, ऐसे आ रही है, इस रिवर का नाम है BARAK, बारक, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, उसके माउथ के आसपास मिलती है, इसके मिलने के बाद ही ब्रह्मपुत्र को मेघना बोलते हैं। तो दिस ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आर देयर। एक्चुअली इस क्वेश्चन की थीम ही यही घूम रही है, these transboundary rivers are definitely resources, assets, but they are under conflict as well. तो डायरेक्टली ये मैप बनाओ, ट्रांसबाउंड्री फिगर में नीचे लिखो ट्रांसबाउंड्री रिवर्स, राइट?
और सम लेक्स यू कैन शो, यहां पर लेक्स शो कर सकते हैं, जैसे मानसरोवर लेक, तो ट्रांसबाउंड्री लेक हो गई, बट इट इज रेलेवेंट फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना एज वेल, इजंट इट? अब उसके बाद इस फिगर के बाद डायरेक्टली मेक द हेडिंग। हेडिंग क्या हेडिंग बनाएंगे? एसेट मीन्स दीज रिवर्स या ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आर एसेट्स। कैसे एसेट्स हैं? राइट, लाइक ट्रांस बाउंड्री रिवर्स and their potential or asset. How they are asset? So there are multiple issues you can highlight here. सबसे पहला तो obviously source of irrigation. So they irrigate the different countries, right? So here you can put an example because question example भी पूछ रहा है। example के साथ लिख सकते हैं, जैसे सतलज, तीस्ता, गंगा, these are good source of irrigation. राइट दूसरा, या इसी एक ही हेडिंग में यू कैन हाईलाइट बोथ, दोनों को भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ट्रांस बाउंड्री रिवर्स एंड देयर एसेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहां पर ही लिख दे चलो कॉन्फ्लिक्ट, इट डिपेंड्स कितने मार्क्स में पूछा गया है। 20 मार्क्स में तो सेपरेट करके बड़ा बड़ा लिखो, 15 मार्क्स में शॉर्ट है तो एक साथ भी लिख सकते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी लिखें। तो एक तो इरिगेशन एग्जाम्पल आपने शो कर दिया, उसके बाद यहां पर लिखें इसके फर्स्ट एसेट, ये कैसे एसेट है, एंड देन यू शुड राइट कॉन्फ्लिक्ट, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इन द कॉन्फ्लिक्ट यू शुड मेंशन एग्जांपल ऑफ सर्टेन रिवर्स या डैम्स ऑन द रिवर्स, जैसे फरक्का बैराज, दैट इज मेड फॉर द इरिगेशन पर्पस। तो इंडिया बांग्लादेश has a dispute regarding it, although it is resolved, but फिर भी again and again when the political relations or international relations get in the limelight, they or get strained, then these issues are again come out, isn't it? Similarly, you can another mention example Indus Water Treaty, right? जिसके अकॉर्डिंग जो upper 3 rivers है of this Indus river system, Indus, second is this Jhelum, that river is Jhelum, that is Chenab, Ravi, then this river is Byas, और इधर से आ रही सतलज, like this way. These are the tributaries, you know, ऐसे tributaries है, J for Jhelum, C for Chenab, Ravi, Byas, S for Satluj. So upper 3 Indus, Jhelum, Chenab, they are as per this Indus Water Treaty under command of पाकिस्तान। इनका 85% वाटर पाकिस्तानी यूज करेगा, बट लोअर 3 रावी, ब्यास, सतलज, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया। सो देयर आर सर्टेन डैम्स व्हिच आर मेड ऑन देम व्हिच आर आल्सो डिस्प्यूटेड, राइट? तो आप इंडस वाटर ट्रीटी का एग्जांपल लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड थिंग, सेकंड क्या आपका इसका पोटेंशियल आप मेंशन कर सकते हैं, डैम्स या चेक डैम्स, इनके ऊपर डैम्स, जैसे थर्ड हाइडल प्रोजेक्ट्स, कैन मेंशन दीज थिंग्स। So dams obviously they are used for, जैसे check dams हैं, they are used for flood control, right? flood control के लिए यूज होते हैं। तो here you can write an example of Kosi. Kosi के ऊपर there are so many dams which are made. Here again a very famous dam you can make, Tipai Mukh, very important, Tipai Mukh Dam, MUKH. This dam is over the Barak river. ये बाराक रिवर के ऊपर है, इन त्रिपुरा में। इट इज ए डिस्प्यूटेड डैम बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश, बायलैटरल रिलेशंस में आता है, आईआर का पार्ट है। ये डैम जैसे ही हमने बनाया चेक डैम, द वाटर फ्लो इन द बांग्लादेश डिक्रीजेस, देयर यू नो द इरिगेशन पोटेंशियल, देयर एग्रीकल्चर पोटेंशियल हैज ऑब्वियसली गेट हार्म, दैट्स व्हाई इट इज ए इशू दैट इज हाईलाइटेड बाय द बांग्लादेश, राइट? हाइडल प्रोजेक्ट, तो इसके हाइडल प्रोजेक्ट्स के भी हम मेंशन कर सकते हैं। हाइडल प्रोजेक्ट्स में यू शुड मेंशन सम नेम्स, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में आते हैं, चेनाब के ऊपर कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम आप मेंशन कर सकते हैं, झेलम पे कर सकते हैं, जैसे वन गुड एग्जांपल इज किशनगंगा, राइट? तुलबुल, वैसे तुलबुल इज ए नेविगेशन प्रोजेक्ट, तो एक और पॉइंट बना सकते हैं सेपरेटली, नेविगेशन। थर्ड के बाद फोर्थ
नेविगेशन, जहां पर आप तुलबुल मेंशन कर सकते हैं, किशनगंगा, ऐसे ही बगलिहार, दुलहस्ती, सलल, राइट, रेटल प्रोजेक्ट, और ये चिनाब पर तीनों, ये आपका किशनगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, उस पर झेलम पर, और रेटल इंडस पर। सो दीज आर ऑल डिस्प्यूटेड हाइडल प्रोजेक्ट्स, सारे डिस्प्यूटेड हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। सो थर्ड आपका एसेट हो गया। देन यू कैन राइट फोर्थ एसेट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो रोल है। सो हियर यू कैन राइट एन एग्जांपल लाइक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ओवर द झेलम, इट इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड, ये भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, बट ट्रांसपोर्टेशन एक एसेट तो है, इनलैंड नेविगेशन होगा। ब्रह्मपुत्र इज नेविगेबल, ब्रह्मपुत्र असम में नेविगेबल है, राइट, प्लीज पढ़ते हैं वहां पर, दैट इज नेविगेबल, दैट इज नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज मेकिंग ए बिग डैम, 3 गोर्जियस डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र, इट इज ए वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट ऑफ चाइना दैट स्टिल इज नॉट कंप्लीटेड। अगर वो बड़े बड़े डैम्स बना देगा तो ब्रह्मपुत्र का वाटर स्टॉप हो जाएगा। सो अवर ट्रांसपोर्टेशन नेशनल वाटरवे 2 विल आल्सो बी इंपैक्टेड, isn't it? So this questions demand these things, ये क्वेश्चन में यही सब बातें हाईलाइट करनी है। ओके डियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, सो देयर इज नो इंटरकनेक्शंस ओवर हियर। जैसे यहां पर दिख रहा है, क्या पूछ रहा है, कंपेयर लू, चिनूक एंड फॉन विंड, 3 विंड्स पूछे गई हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ द लोकल विंड विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रिवेलेंस, मींस व्हेन दे आर प्रिवेलिंग, व्हाट इज देयर टाइम पीरियड, देयर नेचर, कैसा नेचर है, देयर वार्म और कोल्ड, एंड देयर क्लाइमेटिक इंपैक्ट। सो प्रिवेलेंस में टाइम पीरियड एज वेल एज द रीजन वेयर दे आर मूविंग, और पूछ रहा है कंपेयर। तो एक बात ध्यान रखें, कंपेयर के अंदर केवल डिफरेंस नहीं आता, सिमिलरिटीज भी आती। सो डायरेक्टली you should start this question like in the introduction you should write these are the local winds, and local winds are produced due to the local temperature pressure gradients which could be due to the reason of the local topography। सिंपल ये बातें लिखें इंट्रोडक्शन में और सीधा स्टार्ट कर दें। एक तरफ लिखें लू, दूसरी तरफ लिखें चिनुक, तीसरी तरफ लिखें आपकी फॉन विंड, राइट, दिस वे you should write point by points, या फर्स्ट सिमिलरिटीज लिखे फिर डिफरेंसेस लिखे, यू कैन राइट एनीथिंग। तो फर्स्ट वन देखो, सबसे पहले वेयर द लू ब्लोज, तो लू कहां ब्लो करती है, आपको यही छोटे छोटे डायग्राम्स बना देने। यू शुड नो द ज्योग्राफी इज द वन वेयर देयर इज ए स्कोप ऑफ डायग्राम। मत चुके डायग्राम बनाने से या फिर मैप बनाने से, तो यहाँ छोटा डायग्राम बनाओ और शो द डायरेक्शन ऑफ लू, नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। Similarly, you should show the Chinook. Chinook भी शो करनी पड़ेगी, so that is in the our North America. North America शो करें like this way. This way here show the Rockies mountain. Rockies mountain को शो करें and towards this side. ये जो विंड Rockies से नीचे उतर रही है, this wind is called Chinook. इसको स्नो ईटर कहा जाता है, राइट, बिकॉज इट इज वार्म विंड, माउंटेन से नीचे आएगी तो एडियाबेटिक वार्मिंग होगी, जिसकी वजह से इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, इट इंक्रीज द टेम्परेचर सरफेस स्टार्ट्स मेल्टिंग द स्नो। इस तरह लेट्स शो द स्टोन विंड ऑल्सो। तो इस फिगर के अंदर ही यू हैव टू शो द स्टोन विंड। तो आपका दैट इज द अफ्रीका पर पार्ट, शो द मेडिटेरेनियन सी, एंड यू नो दैट इज द यूरोपियन पार्ट, शो अल्प्स। तो ये माउंटेन हो गए। लेबलिंग इज मोर रेलेवेंट देन ब्यूटिफिकेशन। अल्प्स है, तो अल्प के ऊपर ये विंड चढ़ के नीचे की तरफ उतरती टुवर्ड द नॉर्दर्न साइड, शो द डाउनवर्ड वे, दैट इज फॉन विंड, राइट। तो इस चिन्ह को तो फेमसली बोला ही जाता है स्नो ईटर, स्नो को ईट करने वाली, क्योंकि माउंटेन के ऊपर जाकर के जब भी कभी विंड्स नीचे आएंगी लाइक दिस वे, विंड राइजेस, दिस इज द विंडवर्ड साइड, यू नो, लीवर्ड साइड में नीचे आएंगी तो ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट से गर्म होंगी, और नीचे इधर अगर बर्फ जमी हुई है सो दिस वार्म विंड्स विल मेल्ट द स्नो। तो आपको रीजन लिखना है, ये कब ब्लो करती है चिनूक, इन द बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन, ऑन ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन, ये भी स्नो मेल्ट करती है अल्प्स के नॉर्दर्न साइड में, सेंट्रल यूरोप में, एंड दिस लू इन द समर सीजन, राइट। टाइम पीरियड लिखना मई जून, ओके। तो देयर नेचर ऑल थ्री आर वार्म विंड्स, तीनों वार्म विंड्स है, वार्म ड्राई विंड्स इनफैक्ट, क्योंकि माउंटेन पे चढ़ के नीचे उतरेंगे तो ड्राई भी हो जाएंगे। नाउ देयर क्लाइमेटिक इंपैक्ट, क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स लिखने हैं। तो इन लू की वजह से क्या होता है, आपको
बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट लाइक दिस वे यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग। तो इसके क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स, वैसे तो देयर आर सो मेनी इम्पैक्ट्स, देयर आर हेल्थ इम्पैक्ट्स, देयर आर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, बट स्पेसिफिकली क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स आर आस्क्ड। तो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट लिखो। जैसे लू का क्या है, इट इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 6 to 8 डिग्री सेल्सियस। जिस दिन लू ब्लो करेगी पूरे नॉर्दर्न प्लेन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सिमिलरली जिस दिन लू ब्लो करेगी so there is a chance of heat cramps, right, heat waves। अब NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इज रिकॉग्नाइजिंग heat waves as one of the natural disaster, so they are the cause of the natural disasters, right? Heat strokes, they could be fatal भी हो सकती, isn't it? ये क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, देख रहे हैं इसका। मोर ओवर सम टाइम क्या होता है, इन लू की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, so due to that the local low pressure get created and it leads to the convectional rainfall, जो शाम के समय होगी आंधी के साथ, डस्ट स्टॉर्म के साथ, हेल स्टॉर्म के साथ होगी। दैट इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग द समर सीजन। वैसे तो क्लाइमेट पूछे, अदर इंपैक्ट पूछते तो दे आर हेल्पफुल, इनके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, ऐसा नहीं सब नेगेटिव्स लिखेंगे, पॉजिटिव भी लिखें अगर पूछे तो, बट यहाँ क्लाइमेटिक इंपैक्ट पूछ रहा है। पॉजिटिव्स कैसे, जैसे लू जब चलेंगी तो मच्छर मक्खियां, मींस दिस आवर कैरियर्स, vectors of disease get killed, so vector borne disease will be controlled when the loo blows, positives भी हैं। Similarly our जायद crops like watermelon, muskmelon, cucumber, they get ripe when the loo blows, तो इनका कुछ positives भी है, isn't it? Similarly Chinook का, fohn winds का, these are warm winds, so they melt the snow, तो snow melt होती है तो नीचे से grasslands निकल आते हैं, या फिर vegetations comes out, that has a beneficial thing for the cattle grazers, isn't it? So that is how you have to approach this question, a direct question, isn't it? Okay, now come to the next question dear। अगला क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द रोल ऑफ सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन अचीविंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्वेश्चन देखो, अप्रोच करो, क्या क्या हाई की पॉइंट्स है। सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज पूछ रहा है इन अचीविंग, दिस इज अ रेलेवेंट थिंग, climate smart agriculture, and a result of that is the food security in India, specifically in India, isn't it? तो क्या आपको लगता है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्रीकल्चर का ही है, मीन ज्योग्राफी का है? नहीं, इसके अंदर साइंस भी है। देखो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई, तो साइंस टेक्नोलॉजी स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है यार। क्या इसमें इकोनॉमिक्स का एंगल नहीं है? एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की कुछ स्कीम्स, इकोनॉमिक repercussions, economic consequences you have to write over here, isn't it? So in this question, for answer of this question, you should directly mention some satellite based technologies. So there are certain type of satellites like remote sensing satellites, जैसे एग्जाम्पल हम लिखें तो रिसेट, कार्टोसेट, है कि नहीं? These are satellites which are remote sensing satellites, Earth observation satellites, EOS, sequence ही चल गया है 2020 onwards, ISRO has launched series EOS 01, 02 up to 08 और 09 recent अब तक EOS हो गई हैं, Earth observation satellites। So these are photograph taking satellites। तो इन satellites के जो आपके payloads होते हैं, या आप इनके जो कैमरा बोलें, these cameras are responsible to take the pictures, नाम ही है remote sensing, सेंस द सरफेस फ्रॉम रिमोट, दूर से किसी को सेंस करना। तो फोटोग्राफ लेते हैं, जब भी फोटोग्राफ्स लेते हैं सो दे कैन प्रॉपरली एनालाइज द क्रॉप एरिया, यील्ड एरिया, इजंट इट? तो ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी कि ये सब आपके क्रॉप कवर्स को, जो आपका फॉरेस्ट कवर है, बैरन एरिया, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, इजंट इट? सिमिलरली कुछ और बातें जैसे लाइक अवर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स, दीज सैटेलाइट्स नाम से क्लियर हो रहा है, फोरकास्ट द वेदर, वेदर को फोरकास्ट करती, isn't it? So like Kalpana is the name of one such satellite, resource sat is one such, ocean sat is one such। तो ये जैसी सैटेलाइट्स हैं, जैसे नाम ही है ओशियन सैट, राइट? तो ये जो सैटेलाइट्स हैं ये आपके क्लाउड पैटर्न्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर आइडेंटिफाइड दिस सैटेलाइट, एंड देन दिस फोरकास्टिंग इज गिवन टू द फार्मर्स, कि फोरकास्टिंग बताई जाती है कि अब ओले आने वाले हैं, कि अभी आपके रेनफॉल का सीजन है कि नहीं है। सो फार्मर्स कैन डू देयर क्रॉपिंग, हार्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस फोरकास्टिंग, isn't it? यहाँ वर्ड भी दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, नाम से क्लियर है कि एग्रीकल्चर विच इज स्मार्ट एनफ टू अडॉप्ट एज पर द क्लाइमेट। जैसे क्लाइमेट बदल रहा है एग्रीकल्चर बदल लो।
फोरकास्टिंग हो गई कि भाई आगे बारिश होने वाली है तो सो अर्ली सोइंग, या बता दिया जाए फोरकास्टिंग हो रही है कि खरीफ सीजन जब आता है कि जो मॉनसून स्टार्ट होगा 15 डे डिले है, यू शुड डिले द क्रॉपिंग पैटर्न। अंडरस्टूड? So this way, by using this forecasting, we can adapt our agriculture as per the climate change. So it is climate resilient agriculture, right? और जब आपकी फूड एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो फूड सिक्योरिटी विल बी डेफिनेटली ensured, isn't it? So these things are involved inside this question. ये सारी चीजें इस पार्ट के अंदर आती हैं, isn't it? कुछ और भी बातें जैसे क्रॉप मॉनिटरिंग इज एनालाइज्ड, यहां पर और भी बात लिख सकते हैं, क्रॉप की मॉनिटरिंग करना, राइट? सो देयर आर वेज, जैसे एनडीवीआई इज वन ऑफ द वे, ये स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट है एनडीवीआई। बाय दिस टेक्निक्स नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेटिव इंडेक्स और वेजिटेशन इंडेक्स, तो एनडीवीआई normalized difference vegetation index, right? So by this way the pest attack, this is a way by which pest attack on the crop is analyzed. So dear, by these methods we can adapt our agriculture practice as per the climate change. So all these things has to highlight. तो साइंस की बातें भी है ना. Similarly you have to mention some of the schemes of the government. गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी मेंशन करनी है यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं विच आर हेल्पफुल हेयर, तो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आ जाता है थोड़ा. तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट. अब इस क्वेश्चन को पढ़ो. देखो, द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक रीजन टू द इंडो पैसिफिक रीजन. हाउ यू कैन से दैट इट इज ओनली अ ज्योग्राफी क्वेश्चन? नो. फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात आ गई. देखो, अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं होगी तो आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे. क्लैरिटी है, बिल्कुल साफ क्लैरिटी रखें. इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए ही चाहिए. इसमें आईआर आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रही है, रिसेंट जियोपॉलिटिक्स आ रही है, ऑब्वियसली अटलांटिक और इंडो पैसिफिक लिखा है तो इसके अंदर आपके ज्योग्राफिकल एंगल्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड. So first of all, is the center of the global trade is really shifting? In the introduction, you have to highlight it with some datas. कुछ डेटा से सपोर्ट करें, जैसे like in before COVID, like in 2020, what was the global trade of the Indo-Pacific region? और अभी 2026 में आ गए तो कितना ट्रेड है? Nearly the global GDP in the Indo-Pacific region is 60%. अब 60% के आसपास पहुंच गई है. But it was not always like this way. 2020 से before it was less than 40%. इससे पहले ये less than 40% और अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है ना सिंबल, नियर बाई 30-40% के आसपास है. तो देयर इज अ जंप. देखो डबल ही होती जा रही है लगभग. तो डेफिनेटली देयर इज अ शिफ्टिंग ट्रेंड. इसी तरीके से कुछ इकोनॉमिक्स के और डेटा यूज करिए कि पहले एक्सपोर्ट का क्या था, इंपोर्ट का क्या था. तो देयर इज इकोनॉमिक्स पार्ट इन इट. बट नाउ कम टू ज्योग्राफिकल एंगल. इसमें ज्योग्राफिकल एंगल देखो क्या है. Geographical angle is very simple. You have to draw the map and show how the trade centers are shifting. There is Africa. ये आपको अफ्रीका दिख रहा है. That is Europe. Here is your South America. A rough sketch. This is your North America, Greenland. Right? This is your India, the Eastern world. Okay? See, you have to specifically show in this figure some important trade centers. जैसे इधर that is UK है. So यहाँ पर this is a one port of Rotterdam. ROTTERDAM. Rotterdam नीदरलैंड में है. राइट? एक बड़ी फेमस रिवर है राइन के माउथ पर है ये सिचुएटेड सिटी रोटरडैम. Earlier it was the largest port of the world. सबसे बड़ा ट्रेड हैंडल करता था. But now that glory is taken by the port of Singapore. Now Singapore is the largest trade of the tradal port of the world. Singapore हैंडल करता है. Isn't it? Similarly, पहले you have to show Grand Bank, a major fishing bank. It was the largest fishing bank of the world. But not now. That glory is snatched by this part.
ये वाला जिसको हम जापान चाइना या फिर क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ध्यान रहे ये पार्ट पैसिफिक का वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक फिशिंग बैंक. Now it is the largest fishing bank, and due to this reason China is the largest producer of fishes in world. Japan is the largest exporter in world. India is second largest producer. बात समझ रहे हैं? So this is how the trade pattern is shifting. पहले ये trade routes बड़े relevant होते थे. This one London to Washington and this east coast of USA. ये वाला पार्ट बहुत relevant होता था. That was the busiest sea route, but not now. वो अब क्या हो गया है, योर स्ट्रेट्स ऑफ दिस मलक्का, इस शो करो इसको, मलक्का वो हो गया है. एंड यू नो दैट वन, ये तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस बार प्रीलिम्स में भी था, हॉर्मुज. और भी कुछ न्यूज में चल रही है बातें, ये वाला गल्फ, राइट, ये सब आपको बताना है. गल्फ ऑफ एदन, गल्फ ऑफ स्वेज, ये वाला पार्ट, इजंट इट? बाब अल मंदेब, यू हैव टू शो इट इन द मैप. बाब अल मंदेब. सिमिलरली ये जिब्राल्टर, दिस जिब्राल्टर स्ट्रेट, दे आर नाउ द मेजर ट्रेड रूट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये मेजर ट्रेड रूट बन गए हैं, isn't it? So this is how you have to approach it geographically. The center is shifting towards this region. इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. And you have to corroborate or support it with some economic evidences. कि ट्रेड के एविडेंसेस शो करें, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, अदर जीडीपी डेटास, यू हैव टू सपोर्ट इट. सो इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, isn't it? So obviously the global trade is shifting toward the eastern side. Okay dear, now move to the next question. Analyze the major drivers of human induced land use changes. Again important question, typical geographical question, but इसके अंदर कुछ सोशल एंगल्स भी हैं, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल एंगल्स भी हैं. क्या पूछ रहा है? ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस. देखो ह्यूमन कैसे लैंड यूज को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एज कल्चरल लैंडस्केप. डियर, एक ह्यूमन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है या एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैंडस्केप कॉन्सेप्ट. इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल सोवर, राइट, ये प्रपोज करते हैं इसको. So this cultural landscape does mean how human activities are changing the natural landscape. हम कैसे चेंज कर रहे हैं? So human induced landscape change does mean cultural landscape. So in the introduction itself you have to write this thing. Human induced landscape does mean the cultural landscape, which in turn means how the human activities, other economic cultural activities are changing the natural landscape. जैसे natural landscape है, plain पहाड़ आ गया, you go there, cut this mountain cut कर दिया. Is not now you have changed the natural landscape. Yes, you have changed, it is a cultural landscape. तो introduction में you have to write it. Now approach the question. कौन से वो ड्राइवर्स हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस के, मींस कल्चरल लैंडस्केप कॉन्सेप्ट के कौन से ड्राइवर्स हैं इंडिया के अंदर, जिन और उनके ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव, बहुत ध्यान रखें, दोनों तरह अप्रोच करना है. So in the introduction you should write cultural landscape concept, and then after that come to the human induced land use changes. Heading डालो directly, human induced land use changes क्या क्या है, देखो कैसे human land use को change कर रहा है. तो all economic activities of human beings which are changing. So agriculture is the one. So by agriculture are not we adding the chemical fertilizers in the soil. तो हमने agriculture से soil की fertility इसको change किया. सिमिलरली टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, तो टेरेस फार्मिंग करने से हमने माउंटेन की स्लोप को ऐसे कट कर दिया टेरेस लाइक शेप में. सो वी हैव चेंज द लैंडस्केप, isn't it? Similarly you can write shifting agriculture. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हुए आगे चलते हैं. So we cut down the forest. So agriculture is one such component. Second, and the important one is urbanization. सिटीज, जैसे हम लोग सिटीज बना रहे हैं, दैट इज अगेन ए ड्राइवर. हमारी जो पॉपुलेशन की जरूरत सिटीज बना रहे हैं, तो यू कैन साइट एन एग्जांपल. कुछ एग्जांपल साइट करो, जैसे नियर बाई दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद ये सिटी बनाया गया, पलवल, होडल, ये सिटीज बनाए गए. सो द अरावलीज इज कट डाउन, अरावलीज को कट किया गया.
साउथ की तरफ चले तो मुंबई के नियर बाई द वेस्टर्न घाट इज कट डाउन, many hill stations were developed. Similarly, again you can cite the hill stations examples here. वो भी तो cities हैं, जैसे शिमला, right? मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग. These cities are expanding massively at a cost of cutting of mountain, right? So cultural landscape change हो रहा है. Similarly, apart from them, you should write some other things. जैसे इसी के अंदर और हम क्या लिख सकते हैं? Third, deforestation. So by this, obviously we are changing the natural vegetation pattern. Fourth, और चीजें जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर जैसे आपका आगे रोड मीन्स ट्रांसपोर्टेशन. So definitely by transportation lines we are cutting the mountains. Mountain को काट के बना रहे tunnels. You can cite examples from tunnels like Atal tunnel. तो टनल से हम चेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन लाइन से हम चेंज कर रहे हैं. इज नॉट सो. सिमिलरली अदर थिंग्स लाइक माइनिंग. देखो ये सारी चीजें 4-5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट एनफ, बट यू हैव टू राइट देयर कॉन्सिक्वेंसेस. सभी की कॉन्सिक्वेंसेस साथ साथ चलते चलें. एग्रीकल्चर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड, इजंट इट? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से. ओके, बट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, soil fertility has degraded, microbes has died up, right? Fodder crops या fodder shortage, other things like green revolution you can cite an example. इस तरह urbanization, positive negatives बहुत. तो positive some social consequences. तो positive है ही obviously the high living standards, right? More individualism, right? Democracy, right? ये सब positives हैं, but there are certain negatives of the urbanization. Slums, pollution, traffic jam, ये सब बातें लिखनी. ऐसे ही डिफोरेस्टेशन, ऑब्वियसली तो कुछ पॉजिटिव ढूंढो तो निकल ही आएगा. जैसे पेड़ को काटेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, फर्नीचर मेकिंग, दीज थिंग्स कम एट ए कॉस्ट ऑफ द फॉरेस्ट. इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर या इंक्रीज ऑफ फील्ड एरिया, इजंट इट? बट नेगेटिव्स यू कैन राइट सो मेनी. डिफोरेस्टेशन लिख ही सकते हैं ना. हाँ, क्लाइमेट चेंज से लेकर बहुत चीजें. इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, सो इसके लिए क्या है? पॉजिटिव्स भी है. ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टिविटी इज फास्ट, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज फास्ट. लास्ट माइल डिलीवरी, कि घर तक सामान पहुंचाना, दैट इज इजी. मास ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी, जैसे बहुत ज्यादा लोग ट्रेन से बैठ करके आ रहे हैं आसम से, बंगाल से, वेस्ट बंगाल से दिल्ली. सो मास मोबिलिटी इज इजी, बट डेफिनेटली देयर आर नेगेटिव थिंग्स. हैबिटेट लॉस होता है ट्रेन रूट से, जैसे एलिफेंट्स हैं, एनिमल्स वगैरह का हैबिटेट लॉस होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. ऐसे माइनिंग, ऑब्वियसली वी गेट सम मिनरल्स, बट एट ए कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग द इकोलॉजी. सो दिस वे यू हैव टू अप्रोच. बोथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने हैं, isn't it? So dear, these are the questions which are asked from the geographical sections. वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और नहीं लिखा है, बट आई शुड रेट इट इनटू द ज्योग्राफी इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 19, एक 19 क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग. That question is also semi geographical question. Question directly पूछा गया है, what are the challenges of the demographic transition in India? तो डायरेक्ट पूछा गया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसके चैलेंज. और सोसाइटी में भी इसको पार्शली कह सकते हैं, बट देयर इज अ ज्योग्राफिकल एंगल. जैसे ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आ गया, देयर इज अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दैट कम्स इनटू द पिक्चर. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आ गया है यहां पर. देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल आ गया है तो ज्योग्राफी आई गई है. सो दैट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ऑफ थॉमसन एंड नोटिस्टिन इज रेलेवेंट. तो आपको इस आंसर में एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने हैं, तो डायरेक्टली यू शुड मेक दैट ट्रांजिशन मॉडल, उसी को शो करें. तो आपके इस तरफ अगर टाइम है, टुवर्ड्स दिस साइड वी आर शोइंग द डिग्रीज. तो अगर ये रेड लाइन आपकी बर्थ रेट शो करती है, तो दैट इज अ बर्थ रेट दिस वे. So and this other line, जैसे pink line, let's show is suppose it shows death rate this way. This model is proposed by Thomson and Nottingham this way. So that is the model. तो देखो वो क्या कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेरीज. So that is our BR means birth rate, pink line means death rate. तो ये स्टेजेस में बताते हैं, कहते हैं कि कोई कंट्री या सोसाइटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर शिफ्ट होता है डेमोग्राफी में, राइट. सो दैट इज स्टेज 1. ये स्टेज 1 है, जिसको वो बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज.
इस स्टेज में बर्थ रेट डेथ रेट बोथ आर हाई, इस तरफ जाए तो डिग्री बढ़ रही है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई है। इनकी हाई होने की वजह से लोग बाग पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे मर भी रहे हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन लगभग स्टैग्नेंट है। बट जैसे ये आते हैं इस तरफ सेकंड स्टेज, तो इसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। ये अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज है, मतलब डेथ रेट तो कम होने लगी बट बर्थ रेट स्टिल हाई, बर्थ रेट अभी भी हाई है। तो डेथ रेट कम होने लगी, हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रेड क्रॉस, उन लोगों ने वैक्सीन बनाई और हम उन लोगों को सप्लाई करी, तो डेथ रेट कम हुई। बट अभी माइंड सेट चेंज नहीं हुआ पेरेंट्स का, उनको डर लगता है कि बच्चे मर ना जाएं, स्टिल दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मोर, तो बर्थ रेट इज स्टिल हाई। बट जैसे इधर की तरफ आते हैं, दिस स्टेज नंबर 3, लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है। अब इसमें क्या होने लगा, बर्थ रेट कम होने लगी, एजुकेशन लेवल बढ़ा, धीरे धीरे बर्थ रेट कम होने लगी। दिस इज स्टेज 4, ये स्टेज 4 है, दैट इज लो स्टेशनरी, फिर से स्टेशनरी हो गई, पॉपुलेशन फिर कंट्रोल्ड हो गई, बढ़ नहीं रही है, कम हो गई, बट बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हार लो। तो ये आपका इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करें, इंडिया इज प्रेजेंटली हेयर, अभी इंडिया यहां पर है 1981 ऑनवर्ड्स टू 2026, और आगे भी इंडिया यहीं रहेगा। दिस इज हाउ वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज। ये देखो ट्रांजिशन फेज में 1921 तक इंडिया यहां था, 1921 से लेकर के 1981 तक इंडिया यहां है, 81 ऑनवर्ड्स इंडिया इज हेयर। जैसे ये मैप शो करेंगे 1-2 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल गए, हो गया काम आपका। यू आर नाउ इन ए एज एज कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। तो इंडिया यहां ट्रांजिशन में है, और इसी के साथ अगर आप उस पॉपुलेशन पिरामिड को भी शो कर दे इंडिया के, सो व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड हेयर, ब्रॉड बेस, बट ये देखो जो मिडिल पार्ट है दैट इज हाईली बल्जी, या लेट मी मेक इट इन, यहां थर्ड में ही शो करना है, लाइक ब्रॉड बेस बट मिडिल पार्ट इज हाईली बल्जी। तो मिडिल एज ग्रुप है, बहुत ज्यादा बल्जी है। इंडिया हैज एक्सट्रीमली यंग पॉपुलेशन, इसी को तो बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। तो इंडिया इज पासिंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्या विभाज्य, मतलब एक एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, आउट नंबर्स द पॉपुलेशन ऑफ अदर एज ग्रुप। अब आपको चैलेंजेस लिखने आसान हो गए हैं। क्या क्या चैलेंजेस लिखेंगे डियर, तो मैनी चैलेंजेस, स्ट्रक्चराइज्ड करो आंसर को, तभी मार्क्स मिलेंगे। लिखने को तो 5th क्लास का बच्चा भी लिखेगा। कैसे, आपके सोशल चैलेंजेस लिखो, इकोनॉमिक चैलेंजेस लिखो, पॉलिटिकल चैलेंजेस लिखो, isn't it? इन्वायरमेंटल चैलेंजेस लिखो, और इन सब के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट लिखते चलो। इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे जॉब लॉस या फिर कंपटीशन, isn't it? डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सब चीजें। ऐसे ही सोशल चैलेंजेस, जब जॉब नहीं मिलेंगी तो सोशल चैलेंजेस होंगे, लाइक इश्यूज लाइक अवर सोशल अनरेस्ट, नक्सलिज्म, दीज इश्यूज ऐसे क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे पॉलिटिकल चैलेंजेस, एक दूसरे स्टेट लड़ेंगे आपस में, वो कहेगा कि बाहर वाले हमारे आके जॉब ना लें। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया रिजर्वेशन पॉलिसीज के साथ, आप चेक कर सकते हैं। पहले 80-20 का रेशियो होता था ट्राइबल और आउटसाइड, अब 100 पे ले गए हैं। तो देयर आर इश्यूज। ऐसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस, पॉपुलेशन बढ़ेगी, यूथ ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली द सिटीज विल कम आउट, क्राइम रेट, ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स विल कम एट ए कॉस्ट ऑफ द इकोलॉजी। So dear, this is all about our the questions which are asked in the GS paper 1 of our UPSC CSC mains 2026. Thank you.